हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएमए ऑनलाइन क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2023 का प्रथम पाली का जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जो 5 नंबर में पूछा गया था उसको डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी 2023 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोले तो दो नंबर का जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। बट आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो 5 नंबर में जो 8 क्वेश्चन था 2023 के प्रथम पाली में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इफ़ यू लाइक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग में इतना इतना का आलेख खींचे और उसका हल करें। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये ग्राफीय विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। ग्राफीय विधि से ही बोला है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। ये ग्राफ का क्वेश्चन और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग ग्राफ का कॉपी लेंगे और कॉपी पे ही बनाएंगे, ग्राफ की कॉपी पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाते हैं, सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। ये है दिया गया है, जो भी दिया रहे क्वेश्चन में तो उसको जरूर लिखिएगा आप लोग, ठीक है। जब भी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन बनाए तो जो दिया रहेगा इक्वेशन, जो भी समीकरण दिया रहे तो उसको जरूर लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है x - y = 1, ये हो जाएगा इक्वेशन 1 समीकरण 1। यह होगा 2x + y = 8, यह हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण एक को सॉल्व करेंगे, एक को लेकर चलेंगे, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, x - y = 1। अब क्या करेंगे, इसके बगल में एक डब्बा बनाएंगे 6 खंड का क्या करेंगे, एक डब्बा बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे x y, एक डब्बे में x एक में y। अब अपने मन से क्या करें, अपने मन से x या y किसी में वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। अपने मन से कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए। चलिए हम y = 0 पुट करते हैं। आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, ये x में या फिर y में, ओके। तो हमने पुट करा y में 0 पुट किया तो x का मान क्या होगा, x - 0, y की जगह पे 0 पुट कर देंगे। ये अपने से लेना है मान, ठीक है, = 1। x का मान हम अपने से अगर 0 लेके चले तो ये क्या हो गया, x 1 आया। फिर y का मान हम फिर अपने से कुछ लेते हैं तो हम फिर 1 लेते हैं, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे x - 1 = 1 हो जाएगा, y की जगह पे डाल दिया और ये हो जाएगा x = 1 + 1, बोले तो x का मान कितना, 2। तो y का मान 1 रखे तो x 2 आया, ठीक है। तो ये पहला डब्बा कंप्लीट। ये आपको ऐसे ही करना है ग्राफीय विधि से, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2x + y = 8। फिर इस समीकरण के लिए एक और डब्बा बनाएंगे 6 खंड का, x एक में y, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पुट कीजिए, हम अपने मन से पुट करते हैं x y = 0। फिर से हमने क्या करा, 0 पुट किया, 0 क्या हो जाएगा, 2x + 0 = 8। ये हो जाएगा 2x = 8, x का मान कितना, 4। मतलब y 0 पुट करने पर x 4 आ रहा है। फिर y = हम कुछ पुट करेंगे, क्या चीज़, हम 2 पुट किए तो क्या होगा, 2x + 2 = 8, 2x + 2 = 8। ये कितना हो जाएगा, 6, x = 3। इसको सॉल्व कीजिए तो x का मान कितना, 0, y 2 पुट किए तो x कितना आया, x 3 आया, ठीक है। अब इस डब्बा का यूज़ करना हमको ग्राफ पे, एक ग्राफ बनाएंगे। आई होप कि आप लोगों के पास ग्राफ का कॉपी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्राफ की है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस टाइप से, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 इस टाइप से। यहाँ पे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ठीक है। यहाँ पे पहला डब्बा, पहले इक्वेशन से जो डब्बा आया है उससे एक क्या करेंगे, सरल रेखा खींचेंगे। y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे, तो y 1 x 1, x यहाँ पे क्या होगा, ये 1, 0 हो जाएगा। ये इसका निरीक्षण क्या होगा, 1, 0, तो यहाँ पे 1, 0 हो गया। फिर यहाँ पे कितना, 2, 1, तो x2 और y1, x2 और y1 यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। x2 और y1 यहाँ पे आएगा। ये हो गया 2, 1, ठीक है, 2, 1। अब यह जो दो बिंदु हमने इंडिकेट किया है, दर्शाया है, इसको मिला देंगे स्केल की सहायता से। स्केल की सहायता से मिला ही नहीं, ये क्या करेंगे, इसको मिला देंगे
तो इस डब्बा से एक क्या बना, सरल रेखा बना, और इससे ही बनाएंगे। अब इस डब्बा से एक सरल रेखा बनाएंगे। x4 y0, तो x एक्सिस पे y0 होता है, ये हो जाएगा 4,0। अब देखिए 3,2 x3 y2 कुछ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3,2। अब यह जो दोनों पॉइंट आया, इस दोनों पॉइंट को स्केल की सहायता से मिला दीजिए, बन गया ये। ठीक है, ये जो कटान बिंदु है, यह कटान बिंदु, ये लगभग आप ग्राफ पे सही से काटिए। आप यहाँ पे बोर्ड है मेरे पास, दिख नहीं रहा है कौन कहाँ पे कट रहा है, लेकिन ग्राफ के कॉपी पे बनाएंगे तो ये दिखेगा कि x = 3 पे काट रहा है और y = 2 पे, x = 3 पे और y = 2 पे कटेगा। तो यही x और y का वैल्यू होगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, ये ग्राफ का क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आप ग्राफीय विधि से एक करके जाएंगे, एग्जाम में रहेगा एक क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल इतना 528 मीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुने से एक अधिक है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला, सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को रीड करना है केयरफुली। देखिए कह रहा है कि इसकी लंबाई है ना चौड़ाई की दोगुने से एक अधिक है, तो मान लेते हैं, माना कि आयत की चौड़ाई x मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि लंबाई पहले चौड़ाई का मान पता रहेगा तब ना हम उसका क्या करेंगे, लंबाई निकालेंगे, क्योंकि बोला है दोगुने से एक अधिक है। तो आयत की चौड़ाई x है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा इसके दोगुना से एक अधिक है। ठीक है, इसके दोगुना से एक अधिक है, तो लंबाई ये आ गया और चौड़ाई ये है और लंबाई ये है। और प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। ये आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। हम लोग क्या जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, ये क्या हो जाएगा 528। लंबाई कितना है 2x + 1 इंटू चौड़ाई कितना है x, ये हो जाएगा 528। ये हो जाएगा 2x² + x - 528 = 0। इसका गुणनखंड कीजिए, तो ये हो जाएगा 2 में 528 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -1028, और इसके दो भागों में करना है, गुना कीजिए, तो ये 32 × 33, 32 × 33 गुना करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, -32x + 33x। ठीक है, 33 में से 32 गया, x बचेगा, और -528 = 0। ये गुणनखंड है। अब गुणनखंड समझ सकते हैं, ये क्या 2x कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x - 16, और यहाँ पे हो जाएगा क्या कॉमन होगा, 33 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा x - 16 = 0। ये हो जाएगा x - 16 इंटू 2x + 33, तो इसीलिए x - 16 = 0, तो x = कितना 16, और एक आ जाएगा 2x + 3 = 0, 2x = -33 हो जाएगा, x का मान -33/2। तो देखिए x का मान क्या आ गया, 2 आ गया, x 16 -33/2। तो x का मान निगेटिव में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि x कभी भी लंबाई या चौड़ाई निगेटिव में नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये आप क्या, यहाँ पे x का -33/2 आंसर नहीं होगा, x = 16 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान क्या चीज़ निगेटिव नहीं होगा, यहाँ पे लिख देंगे क्या नहीं होगा, इसीलिए x का मान कितना हो जाएगा 16।
और एक्स क्या है आपका, चौड़ाई है, तो चौड़ाई कितना आ गया 16 मीटर, इसको मीटर लिख दीजिए 16 मीटर। और लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई हो जाएगा आयत की चौड़ाई कितना हो जाएगा, आयत की चौड़ाई 16 मीटर आ गया। और लंबाई कितना होगा, इसके दोगुने से एक अधिक है, मतलब 16 दूना 32 प्लस 1 मतलब 33 आंसर। ठीक है, यही आपको निकालना था। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यह क्वेश्चन ट्रायंगल से है और समरूपता से है। तो ये क्वेश्चन समझने से पहले आपको समरूपता आनी चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल का क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन सबसे पहले केयरफुली पढ़ लीजिए। कह रहा है सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। काफ़ी अच्छा है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आप लोग ट्रायंगल पढ़े होंगे, ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये है दो त्रिभुज बनाए हम लोगों ने, ठीक है, ए बी सी, और एक है डी ई एफ। ठीक है ना, कह रहा है दो समरूप त्रिभुज, तो हमने मान के चला कि ए बी सी और डी ई ए दो त्रिभुज है, दोनों समरूप त्रिभुज है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं, प्रूफ देखते हैं इसका। क्या कहा, दो समरूप त्रिभुज है, तो मान लेते हैं माना कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज है। ठीक है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और क्या है डी ई एफ दोनों समरूप त्रिभुज है। मतलब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डेट इज त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी और डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज है, तब सिद्ध कीजिए, तब हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज मतलब दोनों त्रिभुज के परिमापों का अनुपात। तो दोनों त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, देखिए त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटा त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप बराबर है ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर डी ई ए सी बटा डी एफ, ए सी बटा डी एफ। देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुज के परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर है। तो ये जो हम लोग को सिद्ध करना है, ये दोनों त्रिभुज का परिमाप का अनुपात और इसकी संगत भुजाओं का अनुपात। तो संगत भुजा ए बी का संगत क्या होगा डी ई, बी सी का संगत ई एफ और ए सी का संगत डी एफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं प्रमाण में, प्रमाण करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि इसका जो लंबाई है ना, इसका लंबाई ए मान लीजिए, इसका बी मान लीजिए, इसका सी मान लीजिए। ठीक है, इसका लंबाई डी, इसका लंबाई ई, इसका लंबाई एफ। ठीक है ना, हम लोगों ने एक लंबाई जैसे कि ए बी का लंबाई सी मान लिया, जैसे एंगल के सामने वाला जो है ना भुजा, उसको हमने स्मॉल ए मान लिया। जैसे कि एंगल ए के सामने है तो इसको स्मॉल ए, एंगल सी के सामने स्मॉल सी, एंगल बी के सामने, इस प्रकार से हम लोगों ने इसका परिमाप, इसका जो लेंथ है, जो लंबाई, इसको हमने मान लिया। ए बी का लंबाई ए सी, बी सी का लंबाई ए सी का लंबाई बी, डी का लंबाई एफ, ई एफ का लंबाई डी और डी एफ का लंबाई ई। ठीक है, ये तो देखिए मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, माना कि ए बी बराबर सी, बी सी बराबर ए सी बराबर बी तथा किसमें डी एफ बराबर डी ई कितना हो जाएगा एफ, डी एफ, ई एफ कितना हो जाएगा डी,
और डी एफ कितना हो जाएगा ई। ओके, हम लोगों ने ये लंबाई मान लिया दोनों त्रिभुज का। अब क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, इस त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या होता है, तो जो भी त्रिभुज का लंबाई है सारे लंबाई को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, उसका परिमाप निकल जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, क्या हो जाएगा, ए ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। am I right? ये इतना प्लस इतना प्लस इतना, तीनों त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं तो उसका परिमाप निकलता है। ठीक है, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी माने हैं सी, बी सी माने हैं ए और ए सी माने हैं बी, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। am I right? ये हो गया। अब त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप निकालिए। त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप, त्रिभुज डी एफ का परिमाप क्या हो जाएगा, तो इसी प्रकार डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ। am I right? और डी कितना है, डी है एफ, ई एफ कितना डी, ये कितना है ई। am I right? कुछ दिखा क्या, ए प्लस बी प्लस सी। हाँ चलिए देखते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब दोनों का क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ई प्लस एफ प्लस डी, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोगों का त्रिभुज ए बी सी का परिमाप निकल गया और त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप निकल गया। ठीक है, इतना तो अब देखना है। अच्छा, अब देखते हैं क्या, यहाँ पे चूंकि दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है। ऑलरेडी क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ क्या है, समरूप है। तो समरूपता के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि उसकी संगत भुजा क्या होगा, बराबर होगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, समरूप है। और समरूप होने का कंडीशन क्या होता है, संगत कोण बराबर और संगत भुजा समानुपाती। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चूँकि दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि दिया हुआ है, दिया गया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ओके, और इसकी अगर त्रिभुज समरूप है तो क्या करेंगे, उसका भुजा का अनुपात कितना होगा, बराबर होगा, बराबर होगा ना जी, ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ। ये समरूपता का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, उसका गुण होता है कि अगर त्रिभुज समरूप हो तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, दो त्रिभुज अगर समरूप हो तो उनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पे ए बी का मान कितना आया हम लोग को, ए बी का मान आया है, ए बी का मान है, हम लोग मान चुके हैं, ए बी सी है, बी सी ए है, ए सी ये है। तो यहाँ पे ए बी का मान कितना है सी, डी एफ कितना है, यहाँ पे एफ मान लेते हैं, बराबर बी सी कितना है डी, ई एफ कितना है, सॉरी बी सी है हम लोगों का, बी सी ए है। ठीक है, और डी ई एफ है डी, ए सी कितना है, यहाँ से भी देख के बोल सकते हैं ए सी बी है, और डी एफ कितना ई है। तो ये आ गया हम लोगों के पास। अब क्या करेंगे, इसके बराबर में हम एक कांस्टेंट मान लेंगे के। कांस्टेंट कुछ भी मान सकते हैं आप, ए बी सी एल कुछ भी मान लीजिए, हम मान लेते हैं के, माना ये अनुपात बराबर है। तो इस ए बी सी का मान निकालने के लिए हम एक कांस्टेंट टर्म जैसे कि एक नियतांक मान लेते हैं के है। ठीक है, अब यहाँ से ए बी सी का मान निकालिए बारी बारी से, और इस के का मान क्या होगा अभी हम लोग देखते हैं। जैसे कि ए बी सी का मान निकालिए बारी बारी से, तो इसको एक बार इसके बराबर कीजिए, इसको एक बार इसके बराबर, इसको एक बार इसके बराबर। आई होप कि आप लोग इतना लिख लिए होंगे, आप लोग लिखते चलिए। ठीक है, हम मिटा रहे हैं इसको अब। अब देखिए यहाँ से सी का मान निकाल, क्या चीज़ करना है हमको, इसको बारी बारी से बराबर करना है के। तो सी बटा एफ बराबर कितना हो की, मतलब के होगा। तो सी का मान कितना आएगा,
एफ के, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग क्या ए बटा डी बराबर करेंगे के, तो ए बराबर कितना हो जाएगा डी के। फिर उसी प्रकार करेंगे बी बटा ई बराबर के, तो बी का मान कितना आ जाएगा ई के, ठीक है। आई होप कितना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, हमको क्या करना है, परिमाप का अनुपात निकालना है, क्योंकि हम लोग अभी देखे हैं कि तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटा त्रिभुज डी एफ का परिमाप और इस संगत भुजाओं के बराबर होना चाहिए। तो हम इसको निकालते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटा त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप। अब बताइए त्रिभुज एबीसी का परिमाप कितना हो गया। तो त्रिभुज परिमाप का मतलब क्या, परिमाप हम लोग निकाल चुके हैं। त्रिभुज एबीसी का परिमाप कितना है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। और त्रिभुज डी एफ का परिमाप कितना है हम लोगों को, ई प्लस एफ प्लस डी, ई प्लस एफ प्लस डी। अब देखिए हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे ए बी सी का मान निकाले हैं। सी के एफ है, ए कितना है डी के, और बी है ई के। तो यहाँ पे बारी बारी से मान पुट कीजिए। यहाँ पे ए का मान कितना है डी के, प्लस बी कितना है ई के, प्लस सी कितना है के एफ, बटा में हो जाएगा ई प्लस एफ प्लस डी। इसको मिटा देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब देखिए ऊपर में कुछ कॉमन दिख रहा है, के कॉमन है, तो ये क्या होगा के कॉमन हो जाएगा, तो ये बच जाएगा ई प्लस डी प्लस एफ बच जाएगा ऊपर में, और नीचे ई प्लस एफ प्लस डी। देखिए ऊपर नीचे कट रहा है, इक्वल टू के आ गया। तो परिमाप क्या है, और के मेरा किसके बराबर है, के मेरा इसके बराबर है। देखिए यहाँ पे मान चुके हैं ऑलरेडी, यही अनुपात ना है, इतना बराबर के लिख सकते हैं, अरे यही ना लिखा हुआ यह चीज़। तो के बराबर में हम इतना लिख सकते हैं, ये सब बिल्कुल लिख सकते हैं। तो के का मान कितना आ जाएगा मेरा, ए बी बटा डी, बी सी बटा ई एफ, ए सी बटा डी एफ। तो लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी बटा डी ई, और ये बी सी बटा ई एफ, और ए सी बटा डी एफ। ये किसका मान आया है, तो ये आया है त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटे त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप। यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। अब हम लोगों ने इसको क्या करा, प्रूफ भी कर दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन जो बना है ये परिमेय 7 पढ़े होंगे ट्रायंगल में, दो समरूपता अगर पढ़े होंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो तब तक ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग के पास ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन है और 5 नंबर का था 2023 में, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिगो का क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा है। और इसको देखते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कीजिए, लेफ्ट हैंड लेके चलना है और राइट हैंड आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो LHS ले लीजिए। LHS क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको आप कर दीजिए परिमेयकरण। इसको आप कर दीजिए परिमेयकरण, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को जब भी बनाना हो, कुछ दिमाग नहीं लग रहा हो, तो इसको क्या करें, परिमेयकरण कर दे। इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली करने के लिए आपको परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो देखिए इस परिमेयकरण कैसे होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और परिमेयकरण क्या होता है, इसी को जो हर में होता है उसी को ऊपर नीचे गुना करते हैं, सिर्फ इसका साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। इस नंबर से हम लोग क्या किए हैं, परिमेयकरण। ये हो जाएगा सेम नंबर है ऊपर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा बटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा, बिल्कुल होगा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, फार्मूला 1 होता है। तो इसके यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर और बटा में 1 हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर। देखिए सेक को हम क्यों बदल रहे हैं, सेक स्क्वायर को हम टेन में बदल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टेन के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 सेक थीटा टेन थीटा यहाँ पे आ गया। अब हमको चाहिए जो भी बचा हुआ है उसको टेन में करना है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला यूज़ कर दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। और यही क्या करना था, सिद्ध करना था। अतः LHS बराबर RHS। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ऊंचाई एवं दूरी का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और इसका फिगर बनाइए। कह रहा है नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है। ठीक है, पहले एक मान लीजिए कि एक नदी है। ठीक है, पानी आ रहा है कुछ इस टाइप से। एक किनारे पे एक क्या है, आदमी है, और एक किनारे पर एक क्या है, उसके सामने एक वृक्ष है इस टाइप का। ठीक है, यह वृक्ष है इस टाइप, मान लीजिए यह एक वृक्ष है। ठीक है, इतना कह रहा है एक नदी है और एक किनारे पर एक आदमी है और उसके सामने एक वृक्ष है। ठीक है, उसके सामने खड़ा वृक्ष, खड़ा ही होगा ना वृक्ष, ये एक वृक्ष है। अब बोला जिसका शिखर उस स्थान से 60 डिग्री का कोण बनाता है। और इसका जो शिखर है वृक्ष का, ये कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनाता है, 60 डिग्री का। और यहाँ पे क्या है, एक आदमी है, कोण बनाता है। जब वह आदमी पीछे की ओर हटता है, कितना हटता है, पीछे की ओर 16 मीटर हटता है, मतलब जाता है। यह आदमी पीछे की ओर कितना जाता है, 16 मीटर। ठीक है, 16 मीटर जाता है तो वृक्ष का उन्नयन कोण कितना बन जाता है, 45 डिग्री। पीछे हटता है तो इसका एंगल कितना बन जाता है, 45 डिग्री। पहले 60 बन रहा था, लेकिन जब यह आदमी 16 मीटर क्या होगा, पीछे हटा तो कितना एंगल बना, 45 डिग्री बना। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करें। तब हमको ये बताना है कि वृक्ष की ऊंचाई कितना है। तो मान लीजिए ये वृक्ष की ऊंचाई h है। ठीक है, ABCD कुछ इस प्रकार का ट्रायंगल बना, am I right? ऊंचाई ये रहा वृक्ष का, यहाँ पे C पे क्या है, आदमी है, और ये पीछे की 16 मीटर हटा तो कितना 45 डिग्री कोण बना रहा है शिखर से। अब हमको निकालना है क्या चीज़, वृक्ष की ऊंचाई। तो यहाँ पे जो काम किए हैं उसको थोड़ा बहुत अपने से लिख देते हैं, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो सिर्फ शॉर्ट में लिखेंगे तो 5 नंबर मिलेगा नहीं, तो इसको थोड़ा सा अपने से बना के लिखना पड़ेगा। क्या, तो मान लेते हैं, माना कि h वृक्ष की ऊंचाई है। h क्या है, वृक्ष की ऊंचाई है। और क्या बोल सकते हैं कि इतना रहने दें, अपने से आप कुछ भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा बना, कुछ भी नहीं, मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब आदमी C पे था तब वृक्ष के शिखर से 60 डिग्री का कोण बनाया, और जब वह 16 मीटर पीछे हटा तब शिखर से 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो वो आप अपने से लिख सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो हम उसको लिख नहीं रहे हैं, हम थोड़ा सा इतना ही लिखे हैं। ठीक है ना, आप लोग मन करे तो लिख लीजिए या फिर छोड़ भी सकते हैं, नो मैटर। हमको सिर्फ क्या निकालना है, h निकालना है, वृक्ष की ऊंचाई। चलिए, ये हमने मान लिया कि h वृक्ष की ऊंचाई है। और इस क्वेश्चन में क्या, ट्रायंगल में क्या बन रहा है, एंगल ACB कितना है, 60 डिग्री। एंड एंगल कितना, एंगल ADB कितना है, 45 डिग्री।
am I right? एंगल सी कितना बन रहा है, ए सी बी 60 है और ए डी बी कितना है 45 डिग्री। अब इसको मान लेते हैं बी सी का लंबाई x है, बी सी की लंबाई x मान लेते हैं, बी से लेकर सी तक की लंबाई x है, तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, टोटल लंबाई x प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं पहले ट्रायंगल ए बी सी में, हम लोग बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखिए यहाँ पे h है और b है, तो जो h है और यहाँ पे x है, तो हम लोग त्रिकोणमिति में जानते हैं समकोण त्रिभुज में अगर एंगल ये थीटा रहता है तो सामने वाला p होता है, बगल वाला b होता है, am I right? तो p और b में किसका रिलेशन होता है, tan या cot का होता है, तो हम यहाँ पे tan भी ले सकते हैं या फिर cot भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे tan लेके चल रहे हैं, आप cot भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों से सेम आंसर आएगा, तो tan हम लेके चलते हैं, तो tan 60 डिग्री क्या होगा, tan 60 डिग्री होगा p बटे h, मतलब ये क्या होगा ए बी बटे बी सी, tan 60 कितना होता है √3, ए बी कितना है तो ए बी माने h, बी सी कितना है x, तो हमको h का मान निकालना है, तो यहाँ से निकाल लीजिए आप x का मान निकाल लीजिए, तो h बटा √3। अब इसका क्या कर लीजिए आप परिमेयकरण कर लीजिए, तो x इक्वल टू h बटा √3 और √3 इंटू √3 ये हो जाएगा, √3 से ऊपर नीचे गुना परिमेयकरण हो गया, तो ये हो जाएगा h √3 और बटे में 3, ये आ गया x का मान। अब देखिए अब त्रिभुज ए बी डी में बात करते हैं, पूरे त्रिभुज में, फिर त्रिभुज ए बी डी में, पूरे त्रिभुज में बात करते हैं, तो tan 60 डिग्री क्या होगा ए बी बटे बी डी पूरा हो जाएगा, तो tan 45 कितना हो जाएगा ए बी बटे बी डी, tan 45 कितना होता है 1 होता है, ए बी कितना है h है, बी डी कितना हो जाएगा बी डी, बी से लेकर डी तक, तो बी डी पूरा लंबाई निकाले हैं x प्लस 16, तो यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 16, और x का मान हमको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे कितना यहाँ पे डाल देंगे, तो x का मान है h √3 बटे 3 प्लस 16। ठीक है ना, अब क्या कीजिए h को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा h माइनस h √3 बटे 3 बराबर 16, इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा h कॉमन हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 माइनस √3 बटे 3 बराबर 16, तो h का मान कितना हो जाएगा, h का मान h ये होगा 3 माइनस √3 बटे 3 बराबर 16, तो h का मान कितना हो जाएगा 16 या 48 बटे 3 माइनस √3, 3 माइनस √3। ठीक है, अब इसका क्या कीजिए परिमेयकरण कर दीजिए फिर से, आई होप कि इतना लिख लिए होंगे, इसको मिटा रहे हैं इधर से अब। ठीक है ना, अब देखिए h का मान है हम लोगों को 48 बटे 3 माइनस √3, अब इसको कर दीजिए परिमेयकरण, तो 3 प्लस √3 और 3 प्लस √3 परिमेयकरण। ठीक है, परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, यह 48 3 प्लस √3 और ये होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, फार्मूला लगा दिए, यहाँ पे 48 3 प्लस √3 हो जाएगा बटा कितना 3 3 9 माइनस 3, 48 3 प्लस √3 बटा में 6 हो जाएगा, कितना से कट जाएगा 6 8 48, तो 8 √3 प्लस √3, ऐसे भी बोल सकते हैं आंसर, इतना में भी छोड़ सकते हैं, या फिर आपको मन है तो √3 का मान पुट कर दीजिए, √3 का मान होता है 1.732, तो इसको पुट करके सॉल्व कर दीजिए, तो यही आपका क्या होगा h बोले तो वृक्ष की ऊंचाई। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऊंचाई निकल गया वृक्ष का, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी अच्छा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों के पास क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या है क्षेत्रमितीय क्वेश्चन है। देखिए
कह रहा है एक बर्तन खोखले अर्धगोले के रूप का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन खड़ा है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। तो बर्तन की भीतरी क्या पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। देखिए एक खोखला क्या है, अर्धगोला। अर्धगोला कैसा है, खोखला, इस टाइप का खोखला अर्धगोला है। एक फुटबॉल को काटेंगे आधा आधा तो क्या बनेगा, एक अर्धगोला बनेगा, खोखला। और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ठीक से बनो, इसके ऊपर क्या एक बेलन है, इस टाइप का। am I राइट। और इस पूरे बर्तन, ये एक बर्तन है, नीचे क्या है अर्धगोला का आकार है और अंदर से क्या है खोखला है, ठीक है, अंदर से खोखला है। इस टाइप का आपका बर्तन है। बर्तन की टोटल ऊंचाई कितना दे दिया, 13 सेंटीमीटर। और बोला क्या चीज़, अर्धगोले का व्यास। तो अर्धगोले का व्यास है कितना, 14 है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। मतलब आर कितना है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अर्धगोला का ऊंचाई अर्धगोला का त्रिज्या कितना है, 7। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो ये बेलन का ऊंचाई कितना बच जाएगा, तो बेलन का ऊंचाई बच जाएगा 13 में से 7 गया 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, बेलन का ऊंचाई बच जाएगा। am I राइट। और गोला, ये बेलन का भी त्रिज्या क्या होगा, 7 सेंटीमीटर का ही होगा, क्योंकि दोनों का आधार क्या है, सेम है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे निकालना है क्या, बर्तन की भीतरी पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का क्या चीज़, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो बर्तन का क्या निकल जाएगा, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा पूरा का। तो यहाँ पे लिखते हैं, पहले बेलन का त्रिज्या कितना होगा, बेलन की त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या हो जाएगा कितना, ये जितना अर्धगोले का त्रिज्या होगा उतना ही बेलन का ही होगा। तो व्यास दिया हुआ है 14, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो बेलन का भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई में से अर्धगोला का ऊंचाई घटा देंगे तो क्या बचेगा, बेलन का। तो 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर बचा कितना, 6 सेंटीमीटर। तो ये बेलन का ऊंचाई निकल गया। अब देखिए अर्धगोला का त्रिज्या कितना होगा, अर्धगोला की त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या कितना है, ये भी 7 सेंटीमीटर। अब बर्तन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो बर्तन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, बर्तन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r इंटू एच। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर। am I राइट। अब क्या होगा, 2 पाई r कॉमन है, दोनों में से निकाल लीजिए। तो 2 पाई r कॉमन है, बच जाएगा r प्लस एच। अब यहाँ पे 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7। r कितना है, 7 सेंटीमीटर। दोनों का r सेम है, बेलन का भी r सेम है और अर्धगोला का भी, इसलिए लिख दिया यहाँ पे दोनों एक साथ r और r। h कितना है, h आया है बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो 6 प्लस r कितना, 7। इसको सॉल्व कर दीजिए, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 और ये 6 7 13। गुना कीजिए इसको, तो 44 में 13 से गुना कीजिए, 4 3 12, 4 3 12 13, 4 2 7 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था और इजी था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए हम लोग के पास क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन का। तो बोर्ड पे मेरे पास पेंसिल डिवाइडर है
नहीं कि हम आपको बता दें। आपके पास पेंसिल डिवाइडर है तो अपने पास रखिए, और हम आपको बता रहे हैं कैसे कैसे काम करना है, वो ऐसे वैसे आप कीजिए अपने कॉपी पे, ठीक है। देखिए ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है 5 नंबर का। ये कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर एक स्पर्श रेखा युग्म जब भी बोले तो उसका मतलब जोड़ा, मतलब 2 स्पर्श रेखा खींचना है। खींचे जो परस्पर 60 डिग्री का कोण बनाता हो, मतलब 2 स्पर्श रेखा खींचना है वृत्त पर, और उस दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में कितना डिग्री का कोण बनना चाहिए? 60 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो इसको हम बना रहे हैं। आप पेंसिल डिवाइडर में क्या कीजिए, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का स्केल से नाप के अब उसको फैला लीजिए, ठीक है। आप क्या कीजिए, 4 सेंटीमीटर का पेंसिल डिवाइडर से उसको फैला के, और उसको क्या कीजिए, एक वृत्त खींचिए इस टाइप का, जिसका क्या हो 4 सेंटीमीटर का एक प्रकार खींच के, मतलब फैला के इसको घुमा दीजिए चारों तरफ, तो ये बन गया वृत्त 4 सेंटीमीटर का। अब क्या करना है, 60 डिग्री के कोण पर घुमाना है। तो सबसे पहले इस केंद्र पर क्या करें, 60 डिग्री का कोण बनाएं। तो कोण कैसे बनता है 60 डिग्री का? ऐसे यहाँ पे एक प्रकार को रखिए और इसको घुमा दीजिए, और यहाँ पे प्रकार को रख के एक बार में जहाँ पे कटेगा वही उसका वही कितना बनेगा, 60 डिग्री। इसको मिला दीजिए, ये बन जाएगा 60 डिग्री। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे क्योंकि हमको पता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री। तो हमको यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना है और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिए, यहाँ से एक बार में काटिएगा तो 60 डिग्री बनेगा, और दूसरी बार में काटिएगा तो 120 डिग्री। और 60 और 120 के बीच में जो बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री को मिला दीजिए वृत्त से, तो ये एक स्पर्श रेखा हो गया। और वही काम यहाँ पे करना है, एक बार में जहाँ पे कटेगा 60 डिग्री, दूसरी बार में जहाँ पे कटेगा 120 डिग्री, और 60 और 120 से काटिएगा तो क्या बनेगा 90 डिग्री, और इसको मिला दीजिए। यह जो 2 स्पर्श रेखा खींचा गया A और B, और इसका मान लीजिए P, तो इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचा गया PA और PB, am I right? और ये स्पर्श रेखाओं के बीच में कितना डिग्री का कोण बन गया, 60 डिग्री। बहुत ईजी है, और ये फ्री का नंबर है 5 नंबर। अब इसको कुछ नहीं करना है, अब जो काम किए हैं वो अपने से स्टेप बाय स्टेप लिख दीजिए, 2-4 पॉइंट अपने से। 2-4 पॉइंट क्या लिखना है, यहाँ पे लिख दीजिए कि एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा, उस वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाया, फिर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनाया, और दोनों P और PA को और PB को मिला दिया। बस यही लिख देना है अपने से, बस हो गया आपका कंस्ट्रक्शन का काम। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 23 नंबर इसमें 37 में कुछ बनाना था नहीं मेरे को, कुछ सिर्फ ये आपको बनाना था पेंसिल डिवाइडर से, इसमें लिखने का कुछ काम है नहीं ज़्यादा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। ये देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुलक निकालने वाला क्वेश्चन है। ये बहुलक कैसे निकाला जाता है आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बहुलक कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ये बहुलक काफ़ी आसान होता है बहुलक निकालना, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, और जब भी बहुलक निकालने का आएगा जिसमें बारंबारता दिया हो और वर्ग अंतराल दिया हो, तो आप इसी टाइप से बनाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही केयरफुली और बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो को देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको बनाते हैं कैसे बनता है। सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें जो फिगर दिया, जो डब्बा दिया हुआ है वो सेम एज इट इज आंसर में लिखेंगे, ठीक है। तो जो भी डब्बा दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे, बना लेंगे बढ़िया से। कॉपी पे आप लोग इसी तरह बनाएंगे, ठीक है। इधर क्या है, वर्ग अंतराल, एक में है बारंबारता। पहला वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ठीक है। 0 से 20 कितना है, 5 है बारंबारता, 6, 16, 12, 11, ठीक है। इतना आपको लिखना है आंसर में। जो भी बहुलक का जो डब्बा दिया हुआ है, ठीक है, उसको आपको बनाना है प्रॉपर ऐसे। अब क्या करेंगे, हम लोग बारंबारता में देखेंगे कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन है। तो सबसे बड़ा बारंबारता कौन है, 16। बारंबारता में सबसे देखें, इसमें
खोजेंगे कि सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा कौन है 16। तो लिखेंगे यहाँ पे सर्वाधिक बारंबारता 16 वाला वर्ग अंतराल। तो 16 के सामने कौन वर्ग अंतराल है 40 से 50। तो ये आपका हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि चूँकि सर्वाधिक बारंबारता 16 वाला वर्ग अंतराल। सर्वाधिक बारंबारता 16 वाला वर्ग अंतराल क्या है 40 से 60। 40 से 60 है। ठीक है, इतना लिखने पड़ेंगे आपको, बिल्कुल लिखने पड़ेंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग लिखें क्या चीज़ बहुलक वर्ग। ये जो सर्वाधिक बारंबारता के सामने वाला जो वर्ग अंतराल होता है वह आपका होता है बहुलक वर्ग। तो बहुलक बनाने के लिए सबसे पहले आपको निकालने पड़ेंगे बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कैसे निकालना है, पहले बारंबारता में खोजेंगे कि सबसे बड़ा बारंबारता कौन है। तो सबसे बड़ा बारंबारता होगा उसके सामने वाला वर्ग अंतराल। तो कितना है 40 से 60। तो 40 से 60 क्या हो गया मेरा बहुलक वर्ग हो गया, बहुलक वर्ग हो गया। अब हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, बहुलक बराबर मोड L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, यही ना होता है, और गुने H। हमको यहाँ पे इस सब का मान निकालना है। इस बहुलक वर्ग की सहायता से हम लोग L निकालेंगे, F1 निकालेंगे, F0 निकालेंगे, F2 निकालेंगे और H भी निकालेंगे। ठीक है, तो L क्या होता है, L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा का मतलब पहला वाला जो होता है उसको निम्न सीमा बोलते हैं और इसको राइट वाले को बोलते हैं उच्च सीमा। इसको निम्न सीमा, उच्च सीमा। तो निम्न सीमा L हमेशा होता है निम्न सीमा। F1 क्या होता है, तो F1 होता है जो बहुलक, जो यहाँ पे क्या निकाला है सर्वाधिक बारंबारता निकाला है ना, तो वही सर्वाधिक बारंबारता क्या होता है हमारा F1 होता है। सर्वाधिक बारंबारता, जो बारंबारता सबसे अधिक रहता है उस वही मेरा F1 होता है। F0 क्या होता है, तो F0 सर्वाधिक बारंबारता के जस्ट पहले वाला क्या होता है F0, और सर्वाधिक बारंबारता के जस्ट बाद वाला होता है F2 12। बस अब वो सब कुछ पता चल गया। और H क्या होता है, तो H होता है बहुलक वर्ग की अंतराल का अंतर। तो इसका अंतर कितना का है 20 का, 60 में से 40 गया कितना गया 20 बचेगा। तो ये दोनों का अंतर क्या होगा 20। तो H होता है दोनों का अंतर, बहुलक वर्ग का अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 20 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, लगा दीजिए फार्मूला, बहुलक बराबर L प्लस क्या चीज़ F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। L क्या है, L 40 है, प्लस F1 क्या है, F1 किधर गया F1, ये रहा 16। F0 कितना है 6, 2 गुने F1 कितना 16, F0 6, F2 12 गुने H कितना है 20। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 40 प्लस ये बचेगा 10, ये 32 माइनस 18 गुने 20। am I राइट। इसको कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करिए, इसको इधर करते हैं सॉल्व। ये हो जाएगा 40 10 गुने 20, ऊपर 20 चला जाएगा, बटे में कितना बचेगा 2 12 14 बचेगा, ध्यान से 32 2 12 हाँ 14 बचेगा, और ये 7 दूना 14, ये 10 हो जाएगा। मतलब 40 प्लस 100 बटे 7, इसको 40 प्लस इसको काटे कितना होगा 100 है ना, तो ये कितना होगा 7 कम 7 7 कम 7 3 बचे, 7 चौके 28 2 7 दूनी 14 7 8 56, लगभग इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसको काट लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 54.28।
तो बहुलक कितना आ गया 54.28। तो आई होप ये बहुलक निकल गया 54.28। तो आई होप ये बहुलक निकालना आप लोगों को आ गया होगा और काफ़ी आसानी तरीके से बहुलक फ्री का नंबर है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया, आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग देखेंगे 2023 में जो भी ऑब्जेक्टिव बच गया है तो ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने 3 क्लास में देखा लघुत्तरीय प्रश्न और आज की क्लास में देखा हम लोगों ने दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो 5 नंबर में आता है। तो दीर्घोत्तरीय देख लिए, अब अगले क्लास में देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो तब तक के लिए इतना ही, अब लोग अगले क्लास में मिलते हैं। और अब आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।